बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डे 9 का टास्क पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने टास्क डिस्कस किए थे, आपको पता है कि सिंपल चीज़ें थी, और लास्ट टाइम हमने वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा टास्क है वो है पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड्स और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स का, और इसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि एनर्जी वाला पोर्शन जो है ना उसको आज हम एंड कर दें। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर में। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि हम बेसिक डेफिनेशन है, ये बचपन में हम पढ़ाते भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। डेफिनेशन ये है कि एनर्जी पोसेस बाय द पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में या जिस तरह के सिस्टम में आप मौजूद है, उस सिस्टम के लिहाज से जो आपकी पोजीशन है ना, उस पोजीशन की काइंडली माइक ऑफ कर दें, उस पोजीशन की वजह से जो आप एनर्जी पोसेस करते हैं वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। इसकी ये बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ाते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ पर वाजे कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी ना किसी फील्ड में होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी ना किसी फील्ड में होगी, यानी कि कोई ना कोई फील्ड होना चाहिए, चाहे वो फील्ड अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ये कोई ना कोई फील्ड हो। मतलब कि ऐसा फील्ड जहां पर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना आपके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स है, ना रिपल्शन की फोर्स है, उस पॉइंट पर आपके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब भी होगी जब आपके पास या तो अट्रैक्शन की फोर्स है या फिर रिपल्शन की फोर्स है। इन दोनों में से कोई एक फोर्स आपके पास है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स है, जैसे कि दो चार्जेस के दरमियान होती है। ठीक है, लाइक चार्जेस है तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, तो वहां पर आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि आपको सिस्टम को करीब करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपके पास इसमें ये बात लिखी हुई है कि वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग देम फ्रॉम द इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। अगर रिपल्सिव फील्ड है, मतलब वहां पर रिपल्शन की फोर्स है, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करके उनको करीब लाना पड़ेगा। उस केस में आप वर्क चूंकि कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका मतलब है कि आपका जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। और जैसे कि दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें क्या करना पड़ता है कि अगर आप दो किसी भी बॉडीज को इन्फिनिटी से उठा के वहां पर लाके असेंबल करना है, तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है, वहां पर फील्ड वर्क करेगा खुद ही। ठीक है। तो जहां पर अट्रैक्टिव फील्ड होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, वहां पर उनको असेंबल करने के लिए फील्ड खुद वर्क करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर सॉरी जहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर फील्ड रिपल्सिव है, वहां पर आपको उस वाले सिस्टम को असेंबल करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस पेज पे हम बिल्कुल सिंपल सी तीन बातों को डिस्कस कर चुके हैं। एक तो पहली बात हम ये पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होल्ड करती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब ही होती है जब कोई फील्ड होगा, मतलब या कोई ट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होगी, तब भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। और इसके बाद तीसरी बात मैंने ये बताई कि ये पॉजिटिव कैविटी कब होगी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तब होगी जब फील्ड जो है वो हमारे पर रिपल्सिव होगा, हमें वर्क करके सिस्टम को असेंबल करना पड़ेगा। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव तब होगी जब फील्ड अट्रैक्टिव होगा, और जब अट्रैक्टिव फील्ड होगा तो फिर हमें एज सच वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो खुद ब खुद अपने ही एक्सपेंस के ऊपर वो फील्ड असेंबल, वो पार्टिकल्स आपस में असेंबल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और मैं काइंडली माइक खुद ही ऑफ कर रहा हूँ, जिनका माइक ऑफ था मैंने उन्हें कहा था प्लीज काइंडली माइक ऑफ कर दें, क्योंकि शोर आ रहा है बार बार। अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, ठीक है, और कब होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फील्ड में होना जरूरी है तब पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लूँ अभी? अच्छा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं पोटेंशियल एनर्जी के आपके बारे में बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये डिफाइन की जा सकती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में।
और इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। हम पोटेंशियल एनर्जी को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिफाइन नहीं कर अरे सकते, बैक नॉन करो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं बता सकते। खत्म। तो क्या कोई इसकी रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि बताए पोटेंशियल एनर्जी को नॉन डायरेक्ट का कंजर्वेटिव होता फील्ड है, के ये बारे में? मल्टीप्लाई हो रहा है। काइंडली माइक ऑफ कर दें, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी किसी से, तो माइक ऑफ करें आप लोग। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को के लिए डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? इसकी क्या रीजन है? कोई बता सकता है इसका कंसेप्ट को शेयर करे तो? सर ये पाथ पे जो है ना डिपेंड नहीं करती, इसलिए जो है ना हो हाँ सकता है। जी, आप बिल्कुल इस ठीक कह रहे हैं। असल में इस तरह से है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी दो पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान उसका डिफरेंस बयान हमें करना है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो निकालना है, तो जब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। हर पाथ के चेंज होने से नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हर डिफरेंट पाथ के लिए पोटेंशियल एनर्जी की भी डिफरेंट वैल्यू निकाली जाएगी। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में डिफरेंट पाथ के लिए पोटेंशियल एनर्जी की भी डिफरेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तो जब हमारे पास दो पोजीशंस हैं और दो पोजीशंस के दरमियान हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसमें नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए तो उसमें दोनों पोजीशन के दरमियान आपको इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो वो वहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज आपके लिए कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं रखती, इसलिए आपको दो पोजीशंस के दरमियान नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या किसी एक पोजीशन पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम सिर्फ तब भी डिस्कस करेंगे जब हमारे पास कोई फील्ड कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात यह कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये डिपेंड करती है चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। ये से मैंने भी बताया आपको पहले कि अगर अट्रैक्टिव फील्ड है तो फिर ये नेगेटिव होगी, अगर रिपल्सिव है तो पॉजिटिव होगी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किस तरह डिपेंड करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई चीज ऊपर है, किसी हाइट h के ऊपर है, और हाइट h के ऊपर जो फील्ड है, को बॉडी मौजूद है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, आपको पता है कि उसकी सिंपली हम जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस के लिहाज से निकाल लेते हैं वो mgh है। अगर वही बॉडी किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, अगर वही बॉडी किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में हाइट h के ऊपर है, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर आपको पता है कि बॉडी वेटलेस हो जाती है। जब वेटलेस हो जाती है तो उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं रहेगी, और जब कोई फोर्स नहीं रहेगी उसके ऊपर तो वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो होगी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर। लेकिन वही बॉडी अगर लिफ्ट से बाहर रख के h हाइट के ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से चेंज भी हो सकती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू है 1/2 mv स्क्वायर आता है, और v का स्क्वायर होने के बाद हमारे पास आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों पॉसिबिलिटीज उसकी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, क्योंकि दो पोजीशन के दरमियान जब आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक बॉडी की नहीं होती या एक पार्टिकल की नहीं है, ये किसी ना किसी फील्ड में प्रेजेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसमें आपके पास कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल या दूसरा कोई सिस्टम होना चाहिए जो आपके पास अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, किसी सिंगल या इंडिविजुअल पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है, क्योंकि ये आपको पता है ये पोजीशन की वजह से होती है, लेकिन ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, या सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन हो रही है, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है। पोजीशन के फंक्शन के ऊपर हम इसको डिपेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होगी, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं हो सकती, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तमाम वैल्यूज इसकी हो सकती हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट भी है। ठीक है, और एंटायर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके बाद मैंने ये बताया कि ये फंक्शन है पोजीशन का, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है।
अच्छा, इसके बाद जब आपके पास कोई कंजर्वेटिव फील्ड है और उसके लिए जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे, चेंज निकालेंगे या पोटेंशियल एनर्जी की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। जैसे आप सपोज किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके ऊपर वर्क डन होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब उसकी हाइट को सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब उसकी हाइट को सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से इंक्रीज कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जब उसका वर्क निकालेंगे तो वर्क नेगेटिव आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा, ये बात गौर कीजिएगा, वर्क डन फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा उसके नेगेटिव के इक्वल होगी। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी चाहे अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फील्ड की वजह से वर्क डन जो होगा उसके नेगेटिव के इक्वल होगी। और इसका फार्मूला हम इसी तरह लिखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। या अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आपको पता है कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू तब लेंगे जब हम उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्रेविटेशनल या किसी भी फील्ड से बाहर का पॉइंट कंसीडर कर देंगे। मतलब इन्फिनिटी पॉइंट को जब हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस फील्ड की वजह से होने वाले वर्क के नेगेटिव के इक्वल है। चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं या फिर किसी एक पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी रखते हुए, तो वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट फील्ड आएगा। ठीक है, तो यहां तक मैंने पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, और इसके अलावा मैंने पोटेंशियल एनर्जी के वर्क के साथ जो रिलेशन बनता है, वर्क डन बाय द फील्ड के साथ जो रिलेशन बनता है वो बता दिया। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, और एंटायर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, पोजिशन का फंक्शन है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, और किसी भी फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं बारी बारी डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे सिलेबस में है मैं उसको पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की जो पोटेंशियल एनर्जी है, किसी का क्वेश्चन है जुहेब अकरम साहब का कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर ही कैलकुलेट की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइट तो हम कहते हैं ना जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से बात करें, तो जरूरी नहीं कि हाइट की बात हो हमेशा। आप जैसे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं जहां पर ट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान निकाल सकते हैं, तो वहां पर हाइट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा पोजीशन का फंक्शन है। पोजीशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो उसमें डेफिनेटली वर्टिकल पोजीशन लेते हैं, हाइट की बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास जैसे स्प्रिंग की फोर्स का फील्ड है तो उसमें तो हाइट की बात नहीं है, उसमें ये जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है तो वहां पर भी आपके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हॉरिजॉन्टली पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जी इशरत, मिस इशरत, आपने हैंड रेज किया था, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। चलिए मैं जी जी पूछें क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम फिर कम बचता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एसोसिएट करती है विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इंटरेक्टेड वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंट इस बात के ऊपर है कि कितना दो बॉडीज एक दूसरे से दूर कर दी गई हैं। ठीक है, जिनमें ट्रैक्शन की फोर्स है, आप उनको पकड़ के जितना एक दूसरे से दूर करते जाएंगे तो उसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना आप दो अट्रैक्टिंग बॉडीज को एक दूसरे से दूर करते जाएंगे उतना आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, दो मैसेज के दरमियान आप जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो जवाब आएगा -G m1 m2/r। फर्ज करें एक मैस m1 है और दूसरा मैस m2 है, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो -G m1 m2/r होगी। ठीक है,
इसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है, आपको पता है कि क्योंकि जो हमेशा दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, इसकी रिपल्सिव फोर्स होती नहीं है। अगर होती है तो वो बहुत रिसर्च लेवल पे उसकी हम बात करते हैं, एज सच यहाँ पर उसकी कोई एफएससी बीएससी एमएससी लेवल पे वो डिस्कसेबल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रिपल्सिव स्ट्रेंथ को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, माइनस साइन इसीलिए क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स है। अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से, अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से h हाइट के ऊपर है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh ओवर 1 प्लस h ओवर r है। ये जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई है, ये प्लस की वैल्यू है। ये प्लस की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली है सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होती। असल में ये जो सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये असल में हम कैसे निकालते हैं? ये इस तरह से निकालते हैं कि हम किसी भी पोजीशन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू को सरफेस ऑफ अर्थ वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से माइनस करते हैं, तो वो जो आंसर आता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं दोबारा से बात रिपीट करता हूं कि हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं, सरफेस हम कहते हैं जमीन पर जीरो लेवल है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये जीरो लेवल की पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम तब, ये वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है जो असल में सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से नापी जाती है। और सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से कैसे नापी जाती है कि किसी भी पोजीशन पे जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आप सरफेस ऑफ अर्थ की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से उसको माइनस कर दें। तो मैं दोबारा से एक बात रिपीट करता हूं, जैसे हम बच्चों को पढ़ा देते हैं कि जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, तो क्या हकीकत में हाइट h के ऊपर, जमीन से हाइट h के ऊपर क्या हकीकत में वैल्यू mgh ही होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं आसानी के लिए हम ये बता देते हैं, हम उनको फर्ज करवा देते हैं कि बेटा जमीन के सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीन की सरफेस ऑफ अर्थ पे भी आपको पता है अट्रैक्शन है, और जहां अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स मौजूद होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी लाजमी मौजूद होती है। तो जमीन की सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर किसी भी मैस m की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस g स्मॉल m कैपिटल m, मतलब मैस ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो किसी भी चीज की जो जमीन या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर है, और अगर आपने हाइट h के ऊपर निकालनी है तो वो माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच होगी। तो आप क्या करेंगे, हाइट h के ऊपर जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, अगर आपने तो निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, तो फिर तो वो होगी माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच। लेकिन अगर आपने सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से निकालनी है तो फिर आप उस वैल्यू को सरफेस ऑफ अर्थ वाली पोटेंशियल एनर्जी वाली वैल्यू से माइनस कर दें, ठीक है। मतलब माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच में से आप माइनस जी एम एम ओवर आर को माइनस करें, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो हाइट h के ऊपर है, लेकिन किसके लिहाज से? सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से। तो जब आप वो वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा mgh ओवर 1 प्लस h ओवर r। ये वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है जो सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से है। और अगर आपको पता है कि हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, जैसे कि हाइट आपको पता है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की हाइट है, तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 किलोमीटर है। तो अगर आपके पास हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के लिहाज से बहुत कम है, तो एच जो अगर आर के लिहाज से बहुत कम हो तो एच ओवर आर का फैक्टर यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये आंसर सिंपली mgh आ जाएगा। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से हम कहते हैं सिंपल mgh वैल्यू है, लेकिन हकीकत में वैल्यू सिंपल mgh नहीं होती। हकीकत में वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है जो कि माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच है। लेकिन अगर सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से नापेंगे तो फिर उस वैल्यू को सरफेस ऑफ अर्थ की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको h हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं होगी जो आपको ना समझ आई हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। अगर आपके पास, आपको मैंने एक टर्म याद है कि जब मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, पहला जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी, तो मैंने डिफरेंट डायमेंशंस बताई थी। उसमें मैंने एक डायमेंशन आपको बताई थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ये आपको याद होगा। उसमें काइंडली माइक ऑफ कर दें मिस, माइक ऑफ कर दें, आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जब पहला लेक्चर पढ़ाया था, उस लेक्चर मैंने एक वैल्यू आपको पढ़ाई थी, ठीक है, कि जैसे एक वैल्यू पढ़ाई थी, उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर, ठीक है। तो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ स्मॉल एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाती है। तो मतलब ये कि वो एम वी, अगर आप स्मॉल एम किसी भी बॉडी के मास को किसी पॉइंट पर बॉडी का जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है उससे अगर आप स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछें। बिल्कुल सिंपल सी बातें वैसे मैंने बताई हैं लेकिन देखने में शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगी हो ये बातें। जी कलीम साहब आप पूछें। सर सेंटर ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी सर? क्या उसकी वैल्यू होती है? अगर होती है तो वो कितनी होगी? हाँ मैं बताता हूँ, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जाके आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये चीज मैं ना ग्रेविटेशन के टॉपिक में पढ़ाऊंगा दोबारा से। ये जो फार्मूले हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जी एम एम ओवर आर या एम जी एच ओवर 1 + h ओवर आर, ये फार्मूले सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर बाहर काबिल कबूल है, ठीक है। अगर आप टनल खोद के जमीन के अंदर सेंटर की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं ना तो फिर ये फार्मूले काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाऊंगा तो डेफिनेटली जो जमीन के सेंटर से मेरा फासला यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है ये जीरो हो जाएगा, और अगर स्मॉल आर जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ तब ही काबिल कबूल है जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर बाहर की बात कर रहे हैं। अगर हम ड्रिल करके जमीन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो तब इसका फार्मूला कुछ और होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जरूर क्लियर हो गई होंगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये क्या माइनस क्यों होती है, ठीक है। और जो हम बच्चों को वैल्यू पढ़ाते हैं एमजीएच वैल्यू, क्या ये वाकई एमजीएच होती है या नहीं होती, ये भी आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा ये कि अगर नहीं होती एमजीएच वैल्यू तो फिर हम एमजीएच क्यों पढ़ाते हैं, तो वो उसकी वजह भी मैंने बता दी कि असल में हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको अर्थ की सरफेस ऑफ अर्थ की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस जब करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर हमें विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्टेन होती है। और जब सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है तो उसका फार्मूला होता है mgh ओवर 1 + h ओवर r। लेकिन इसमें h चूंकि हाइट कम होती है रेडियस के मुकाबले में तो h ओवर r का फैक्टर जो जीरो कर देते हैं तो आंसर सिंपली mgh आ जाता है। तो हम बच्चों को आसानी के लिए mgh पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम कंसीडर ये फिर बच्चों को करवा देते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन हकीकत में सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल भी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। अभी तक हम बड़ी सिंपल सी बातें कर चुके हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, फिर हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स देखे कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, फिर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होती, और सिस्टम की प्रॉपर्टी है, किसी इंडिविजुअल पार्टी की प्रॉपर्टी भी नहीं है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इसकी डिपेंडेंस है, फिर ये पोजीशन डिपेंडेंट है, पार्ट डिपेंडेंट भी नहीं है, टाइम डिपेंडेंट भी ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इसमें ये बता दिया कि अगर फील्ड की वजह से जो वर्क होगा उस वर्क का जो नेगेटिव है वो आपके पास एब्सोल्यूट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड के इक्वल है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। उसके बाद मैंने अर्थ के ग्रेविटेशनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कुछ फार्मूले बताए हैं और ये इसके बारे में माइनस साइन और इसकी फिजिकल को एक्सप्लेनेशन को बता दिया। तो मैं इसको अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो आपको पता है कि जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो स्ट्रेच करते हैं तो उस वक्त स्प्रिंग के जो है स्प्रिंग के साथ जो भी मैस अटैच है वो एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फील्ड की कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास उस स्प्रिंग की स्ट्रेच या कंप्रेस स्टेट की वजह से लाजमी होगी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको याद है, मैंने इससे पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, ये 1/2 kx स्क्वायर होता है। k इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का उसकी स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन से, मतलब किस तरह का स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ या कितना कंप्रेस हुआ, ये x वो वैल्यू है।
तो इसका जो वर्क, इसके अगर आप बिल्कुल मीन पोजीशन के ऊपर हैं, डेफिनेटली सेंटर की पोजीशन के ऊपर हैं, तो उस वक्त आपको पता है कि स्प्रिंग की जो फोर्स है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रही होती, स्प्रिंग की वजह से अट्रैक्टिव या रिपल्शन की फोर्स नहीं होती, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं पॉजिटिव की तरफ तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, स्प्रिंग वाले फोर्स ऑफ फील्ड की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हमेशा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में होगी, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो आपके पास नेगेटिव थी, और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें हैं, तो वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल वाली सिर्फ अट्रैक्टिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगी, और स्प्रिंग फोर्स वाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी तब भी बढ़ती है जब आप इसको सेंटर से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले में आपको खुद से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और इस वाले में आपको खुद से वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए ये वाली जो फील्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, लेकिन जो स्प्रिंग वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसकी रीजन क्या है, 1/2 k x स्केयर आ रहा है। इसमें जो x फैक्टर है, ये x फैक्टर अगर आपके पास माइनस की वैल्यू है तो तब भी स्केयर होने के बाद प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस की वैल्यू है तो तब भी ये स्केयर होने के बाद प्लस ही रहेगा। तो इसलिए जो स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा प्लस की वैल्यू रहती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग वाली जो है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। जी लुकमान भाई, जी जी, इधर लिखा हुआ है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है। वो तो सिर्फ नेगेटिव ही होगी ना, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो हाँ, तीनों हो सकती इलेक्ट्रिकल है। पोटेंशियल एनर्जी तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर भी होगा हाँ, सिर्फ वो अट्रैक्शन की हाँ वो फोर्स सिर्फ होगी। अट्रैक्शन होगा। ये शायद लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी है, मैं इसको दोबारा वेरीफाई कर लूंगा। जी जी ठीक है, जी जी जी, थैंक यू। अच्छा इसके बाद यहाँ पर हम कुछ छोटे से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये एक रॉड है जो जमीन से ऊपर इस तरह हाइट, इसकी लेंथ है ऐसे जमीन से ऊपर इस तरह हमने इसको खड़ा खड़ा कर दिया, और अभी हमें क्या करना है, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये रॉड है ऐसे खड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आसान तरीका ये है कि आप इसका रॉड, चूंकि आपको पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मैस जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, यूनिफॉर्म रॉड है, तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ मैस की हाइट निकाल लें, अगर आप इसके सेंटर ऑफ मैस की हाइट निकाल लें तो आपके पास उस वाली हाइट को जब आप mg से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास वो उस वाले रॉड की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेफरेंस। अगर आप अर्थ रख रहे हैं तो अर्थ के लिहाज से उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस वाले रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है कि आप सेंटर ऑफ मैस की हाइट निकाल लें और उस हाइट को जस्ट mg से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसका सेंटर जो होगा डेफिनेटली रॉड का जो सेंटर ऑफ मैस है वो बिल्कुल इस रॉड के सेंटर में होगा। अगर टोटल लेंथ l है, स्मॉल l है, तो उस वाली सेंटर ऑफ मैस की जो हाइट होगी वो h/2 होगी। तो इस वाले रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgl/2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल इसके छोटा सा कोई इसका स्ट्रिप ले लें और उस स्ट्रिप की आप हाइट ले लें। ठीक है, और उस स्ट्रिप का मैस ले लें, उस स्ट्रिप के मैस को आप मल्टीप्लाई कर दें जी एक्स के साथ, और ये इस तरीके से आप इंटीग्रेशन मेथड से भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो दूसरा आपको तरीका बताया, मैंने ये तरीका बताया कि आप इसका सेंटर ऑफ मैस देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मैस कितनी हाइट पे लाई कर रहे हैं। अगर आपको सेंटर ऑफ मैस की हाइट पता चल जाती है तो उसके साथ आप सिंपली जी एच mg मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और जैसे इस केस में आपको बताया कि सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल सेंटर में होगा, उसकी हाइट होगी l/2, तो इस वाले पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgl/2 होगी। ठीक है, क्योंकि हाइट l/2 है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। इसमें आप देखें ये भी एक रॉड है जो कि जमीन से एंगल थीटा के ऊपर है। ठीक है, और इसके इस केस में अगर आपको हाइट निकालनी है सेंटर ऑफ मैस की, तो अगर आप इस रॉड के इस एंड वाले पॉइंट की हाइट देखें ना तो वो होगी l sin थीटा। ये वाला फैक्टर अगर आप देखें तो टोटल हाइट होगी l sin थीटा, लेकिन सेंटर ऑफ मैस जो के दरमियान में है तो उसकी हाइट होगी l sin थीटा/2। अगर आप सेंटर ऑफ मैस की इस वाले रॉड के साथ हाइट देखते हैं तो उसकी हाइट होगी l sin थीटा/2, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg और हाइट की जगह पे l sin थीटा/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो आपके पास mg l sin थीटा/2 आ जाएगी। ठीक है,
तो ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। सिंपल आप DMGH करके, यानी कि क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप आप ले लें, उसका मैस डिफरेंशियल पार्ट होगा, DM उसका मैस है, उसको टोटल मैस की टर्म में लिखें और उसको इंटीग्रेशन की मदद से भी आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर आप जर्नली निकालना चाहें तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है कि छोटा आपने देखना है कि सेंटर ऑफ मैस की हाइट कितनी है। जैसे इस केस में आप देखें, अगर टोटल हाइट देखें तो वो है L sin थीटा, ठीक है। सेंटर ऑफ मैस चूंकि दरमियान में है तो सेंटर ऑफ मैस की जो हाइट होगी वो L sin थीटा बाय 2 होगी। तो आप mg के साथ हाइट यानी कि L sin थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई करें तो आप पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सॉलिड स्फीयर की, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है सॉलिड स्फीयर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है इस केस में, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मैस है वो सेंटर में है। तो आपको पता है कि इसकी जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मैस की, वो आपके पास रेडियस होगी इसका, ठीक है, इस वाले स्फीयर का। तो यहाँ पर आप mgr भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास एक स्फीयर है और वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है किसी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और सरफेस ऑफ अर्थ को आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मैस की जो हाइट है वो आपके पास हो जाएगी आपके पास हो जाएगी आर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो mgr वाले फॉर्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस डिस्कशन का मतलब ये था, मैंने डिफरेंट जो शेप्स आपको दिखाई कि अगर किसी बॉडी की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप उसमें, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी है तो आप उसका तरीका ये कर सकते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मैस की हाइट को mg से मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करें, उसके सेंटर ऑफ मैस की हाइट को mg से मल्टीप्लाई करें, तो डेफिनेटली अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल बॉडी के सेंटर में लाई करेगा। तो वहां से आप mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मैस को मल्टीप्लाई करके आप उसका सेंटर ऑफ उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई मुश्किल बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूं। अगली मीटिंग में फिर बाकी बातें हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहां तक। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बात बता दूं कि जी जी पूछिए।